Hello students, welcome back to ACCA Financial Accounting classes. My name is Dipali and I'm an ACCA. So today in this lecture, we are going to start with chapter number 17, which is preparing basic financial statements. Preparing basic financial statements. Chapter number 17 of Kaplan. ओके तो पुराने वाले लेक्चर में हमने सबसे पहले ये सीखा था कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस में जो एरर्स होते हैं उन्हें कैसे करेक्ट करना है, राइट? उनका रेक्टिफिकेशन हमने सीखा था. अब हमने दो टाइप के एरर्स पढ़े थे. एक टाइप का एरर तो ये था जिससे ट्रायल बैलेंस विल स्टिल मैच, और एक ऐसा एरर था जिसमें ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच. और जिसमें ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच वहां पे क्या होता है, एक सस्पेंस अकाउंट आ जाता है, राइट? तो ये हमने पूरा अच्छे से कवर कर लिया था प्रीवियस लेक्चर्स में. अब प्रिपेयरिंग बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो होता क्या है आइडियली. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेजर्स को, जो हमारे लेजर अकाउंट्स होते हैं, जितने भी लेजर अकाउंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं हम, उनको बैलेंस करके उनको क्लोज कर देते हैं, राइट? बैलेंस करके उनको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं. फिर उससे क्या हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट करते हैं. अब ये जो ट्रायल बैलेंस हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ये होता है सबसे पहले इनिशियल ट्रायल बैलेंस. क्या होता है, इनिशियल ट्रायल बैलेंस. अब इस इनिशियल ट्रायल बैलेंस के बाद इसमें होते हैं, इसमें हम दो चीजें करते हैं. एक तो जो एरर्स होते हैं उनको हम करेक्ट करते हैं, which could be any error, those errors जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है, और those errors जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस नहीं मैच हो रहा. सो एरर्स रेक्टिफिकेशन होता है एक तो क्या होता है, एरर्स रेक्टिफिकेशन. और दूसरी चीज इसमें हम क्या करते हैं, ईयर एंड एडजस्टमेंट्स. क्या करते हैं, ईयर एंड एडजस्टमेंट्स. अब आप पूछोगे ये ईयर एंड एडजस्टमेंट्स क्या है. ये सारे के सारे ईयर एंड एडजस्टमेंट्स जो है हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिए. अब ये ईयर एंड एडजस्टमेंट्स होते क्या है, फॉर एग्जांपल इनके एग्जांपल देती हूँ. जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करना, सो इट्स एन ईयर एंड एडजस्टमेंट. इसको थ्रू आउट द ईयर नहीं करते, डेप्रिसिएशन को हम हर महीने करके चार्ज नहीं करते. हम क्या करते हैं, उसको ईयर एंड पे एक साथ चार्ज कर देते हैं, राइट? सो डेप्रिसिएशन चार्ज करना. देन अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स, इनकी जो हम एंट्री पास करते हैं वो. फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो हम एंट्री पास करते हैं वो. फिर उसके अलावा इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस की जो हम एंट्री पास करेंगे वो. फिर अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स बनाना वो, अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स. फिर इनकम टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करना, अगेन दैट. सो ऑल दीज आर इनकम टैक्स लाइबिलिटी. सो ऑल दीज आर व्हाट, दीज आर ईयर एंड एडजस्टमेंट्स. इनको ईयर एंड पे करते हैं. ईयर एंड कब, फॉर एग्जांपल अगर हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो है वो है 1 Jan 2020 से लेके 31 December 2020 तक, तो ये जितने भी एडजस्टमेंट्स होंगे ये लास्ट दिन पर होंगे, 31 December 2020 पे होंगे, राइट? तो इन सब एडजस्टमेंट्स करने के बाद, एक तो एरर्स रेक्टिफिकेशन के बाद और एक ईयर एंड एडजस्टमेंट के बाद, फिर हम क्या बनाते हैं, हमारा बनता है फाइनल ट्रायल बैलेंस. और इस फाइनल ट्रायल बैलेंस के बाद बनते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अच्छा, बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, हम पहले एक बार इन ईयर एंड एडजस्टमेंट्स की एंट्री वापस से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि आज मैं आपको दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करना सिखाऊंगी. सो चलो एक बार पढ़ लेते हैं. सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्या एंट्री होती है. क्लोजिंग इन्वेंट्री में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम करते हैं और हम अपनी इन्वेंट्री को बढ़ा देते हैं, राइट? ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं. सो एंट्री क्या होती है, डेबिट होती है इन्वेंट्री डेबिट क्यों होगा, क्योंकि इन्वेंट्री इज एन करंट एसेट, और करंट एसेट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. और क्रेडिट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट क्यों होगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स बेसिकली एक तरीके का हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमारा क्या हो रहा है, कम कर रहे हैं हम अपने एक्सपेंस को. सो इन्वेंट्री डेबिट एंड क्रेडिट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट? ये किसकी होती है, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंट्री होती है.
ठीक है, और नेक्स्ट ईयर यही क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। तब हम क्या एंट्री करेंगे, तब हम उस इन्वेंट्री को क्या मान लेते हैं कि ये जो इन्वेंट्री जो है इसको हम इस साल बेचेंगे, और क्योंकि हम इसको इस साल बेच रहे हैं तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स में इंक्लूड हो जाता है। ये मैं अपने आपको इन्वेंट्री वाले लेक्चर में बहुत क्लियरली बताया था, राइट। तो तब हम क्या एंट्री पास करेंगे, तब हम डेबिट कर देंगे अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को और क्रेडिट कर देंगे हम अपनी इन्वेंट्री को। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस साल, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट ईयर आ रहा है उस नए साल में हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम सबसे पहले इस इन्वेंट्री को बेचेंगे। तो हम जब इस इन्वेंट्री को बेचेंगे तो ये स्टॉक में से कम हो जाएगी, स्टॉक में से कम होएगी तो स्टॉक क्या है, करंट एसेट है, तो एसेट क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा, राइट। और क्योंकि हम उसको बेच रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, राइट। सो ये ओपनिंग इन्वेंट्री की एंट्री होती है। ओके, सो फिलहाल ईयर एंड पे क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंट्री होगी। Then depreciation charge for the year, this is simple है, डेबिट depreciation, क्रेडिट accumulated depreciation, ठीक है। अब बच्चे ऑफन क्या गलती करते हैं, वो करते हैं डेबिट depreciation, राइट, और क्रेडिट क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं वो नॉन करंट एसेट। वो बेसिकली क्या करते हैं, हर साल करंट एसेट को कम करते जाते हैं और डेप्रिसिएशन को चार्ज करते जाते हैं। ये गलत एंट्री है, क्योंकि IAS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि बेसिकली आप आप जितना भी डेप्रिसिएशन है उसको आप अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डालते जाओ, एंड देन ऑन द फेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप उसको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को नॉन करंट एसेट में से माइनस करके दिखाओ, राइट। सो इसीलिए हम डेप्रिसिएशन को हर साल कहां डालते हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डालते हैं। ओके, देन अच्छा, फिर हम क्या आते हैं, अक्रूवल्स की बात करते हैं। अक्रूवल्स क्या होते हैं, अक्रूवल्स होते हैं हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अक्रूवल्स एक्सपेंसेस की बात कर रही हूं मैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटी होती है, और क्या होती है, क्योंकि वो हमारे एक्सपेंस होते हैं तो एक्सपेंस तो हमारे डेबिट होते हैं, और क्रेडिट क्या हो जाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अक्रूड एक्सपेंसेस, ठीक है। अक्रूड एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं, क्योंकि करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट होती है। अब ऐसे ही प्रीपेमेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस की क्या एंट्री होती है, क्योंकि वो एक्सपेंसेस अगले साल के एक्सपेंसेस है, राइट। हमने पे तो आज कर दिया बट दे बिलोंग टू द नेक्स्ट ईयर, राइट। सो इफ दे आर बिलोंगिंग टू द नेक्स्ट ईयर वी हैव टू रिड्यूस देम फ्रॉम द टुडेज ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट, फ्रॉम द करंट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम क्या करते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, या जिसको हम प्रीपेमेंट्स भी बोलते हैं इसको, और क्रेडिट करते हैं हम क्या, एक्सपेंसेस को। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेमेंट्स को डेबिट क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमारा करंट एसेट होता है। करंट एसेट क्यों होता है, क्योंकि हमने एक्सपेंसेस के लिए पे तो कर दिया, पर क्योंकि हमने अभी तक सर्विसेज रिसीव नहीं करी है। सो व्हाट इज रिसीवेबल, सर्विसेज आर रिसीवेबल, राइट। और करंट एसेट्स, बेसिकली एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स इंक्लूड बोथ प्रॉपर्टीज एंड द रिसीवेबल्स। तो क्या रिसीवेबल है यहाँ पे, सर्विसेज रिसीवेबल है। तो डेबिट कर देते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को और क्रेडिट कर देते हैं एक्सपेंसेस को। सो ये हमने कर लिया। देन इररिकवरेबल डेट्स। इररिकवरेबल डेट्स क्या होता है, इररिकवरेबल डेट्स में हम डेबिट करते हैं इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस। हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस, और हम क्रेडिट क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं रिसीवेबल्स। हम क्रेडिट क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं रिसीवेबल्स। क्यों, क्योंकि इररिकवरेबल डेट, हम रिसीवेबल्स को क्या कर रहे हैं, हम रिसीवेबल्स को बेसिकली कम कर रहे हैं। और इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस क्या होता है, वो बेसिकली वो डेट्स होते हैं या वो डेटर्स होते हैं, वो कस्टमर्स होते हैं जो हमें, जिनके बारे में हम 100% श्योर हैं कि वो हमें नहीं रिसीव होंगे। सो हम क्या करते हैं, उसको एक्सपेंस मान लेते हैं अब, क्योंकि हमें पता है कि वो नहीं रिसीव होने वाले, तो ये हमारा खुद का एक तरीके से एक्सपेंस हो गया। तो हम डेबिट करते हैं इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस को, और हम क्रेडिट कर देते हैं क्या, रिसीवेबल्स। ओके, देन जब हम अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स बनाते हैं तो अगर हम अलाउंस बढ़ा रहे हैं, राइट, अगर अलाउंस को बढ़ा रहे हैं तो डेबिट करेंगे हम इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस विच विल गो इनटू P&L, एंड क्रेडिट हम क्या करते हैं, अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स। बट अगर हम अपने अलाउंस को कम कर रहे हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, तो हम सबसे पहले अपने एक्सपेंस को कम करते हैं। एक्सपेंस को कम करने के लिए उसको क्रेडिट करते हैं इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस, और हम डेबिट क्या कर देते हैं, अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स। ठीक है, चलो लेट्स मूव फर्दर। अच्छा, इसके बाद क्या है, अब टैक्स का एडजस्टमेंट फॉर प्रायर ईयर टैक्स एस्टिमेट्स। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 13 में। क्या होता है कि मान लो मेरा इस साल का
इस साल का करंट एस्टिमेट है टैक्स का, करंट टैक्स एस्टिमेट है मेरा 10,000, ठीक है, इतना मेरा इस साल का टैक्स है। अब इसमें मेरे पास क्या है, लेकिन मेरे पास पिछले साल का ओवर प्रोविजन पड़ा है, अज्यूम करते हैं $1500 का, ठीक है। इस साल मेरा करंट टैक्स एक्सपेंस कितना है, $10,000, और मेरा पिछले साल का कितना ओवर प्रोविजन पड़ा है, $1500। तो अब मेरा इस साल करंट टैक्स एक्सपेंस कितना हो जाएगा, $10,000, और उस ओवर प्रोविजन को मैं माइनस कर दूंगी, तो कितना हो जाएगा, $8,500। ये तो मेरा क्या जाएगा, ये मेरा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मेरा कितना जाएगा, इतना। क्यों? क्योंकि इस साल मुझे पे तो 10,000 ही करना है, क्योंकि मेरा टैक्स एक्सपेंस है, तो मुझे पे तो इतना ही करना है, मेरी लाइबिलिटी तो इतनी बनी है। लेकिन पिछले साल का जो ओवर प्रोविजन है वो मेरा इस साल के एक्सपेंस को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, डेबिट हो जाएगा करंट टैक्स प्रोविजन, और क्रेडिट हो जाएगा टैक्स चार्ज फॉर द ईयर, राइट। टैक्स चार्ज फॉर द ईयर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने टैक्स एक्सपेंस को कम कर रही हूँ। मैं बेसिकली एंट्री, जब मैंने वो 10,000 जो मैंने ये किया, इसकी एंट्री में क्या पास करूंगी, इसकी एंट्री में पास करूंगी डेबिट टैक्स चार्ज, और क्रेडिट क्या होगा, टैक्स लाइबिलिटी। 10,000 से, राइट। अब मैं बेसिकली क्या कर रही हूं, अपने टैक्स चार्ज को मुझे कम करना है, तो उसको मैं क्रेडिट कर दूंगी। टैक्स चार्ज को मुझे कम करना है, तो मैं इसको टैक्स चार्ज को मैं कम कर दूंगी, कितना, 1,500 से। और क्योंकि मेरा जो प्रोविजन है वो भी क्या हो रहा है, मेरा जो प्रोविजन है, पुराना वाला जो प्रोविजन है, उसको भी मैं कम कर रही हूं, तो क्या हो जाएगा, करंट टैक्स प्रोविजन। मैं प्रोविजन को भी क्या कर रही हूं, कम कर रही हूं 1500 से, राइट। ऐसे ही अगर मेरा पिछले साल अंडर प्रोविजन है 1500 का, तो इस साल मेरा कितना टैक्स चार्ज हो जाएगा, अगर इस पिछले साल का अंडर प्रोविजन है तो मेरा कितना टैक्स चार्ज हो जाएगा, तो 10,000 तो ऑलरेडी करंट ईयर का है, और पिछले साल का 1500 अंडर प्रोविजन, तो उसमें मैं ऐड कर दूंगी 1500। तो इस साल मेरा टैक्स चार्ज कितना हो जाएगा, करंट ईयर टैक्स चार्ज हो जाएगा मेरा 11,500, राइट। ये मेरा जाएगा पी एंड एल में, और 10,000 मेरा स्टिल कहां जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ऑल्दो मैं ये सब कुछ आपको पुराने लेक्चर्स में करा चुकी हूँ, बट जस्ट बिकॉज हम अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने वाले हैं, तो आई क्विकली वांटेड यू टू रिवाइज इट। ओके, चलो लेट्स मूव फर्दर। अच्छा, अब हम आते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का फॉर्मेट क्या होता है, राइट। एज पर IAS 1, जो कि क्या गवर्न करता है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो गवर्न करता है। तो इसके हिसाब से, अच्छा, अब सबसे पहले फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, आप क्या लिखेंगे जब भी आप स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बना रहे हैं, तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, SOPL मत लिखना, पूरा प्रॉपर लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। वैसे तो आपकी F3 में या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है या फिर मल्टीटास्किंग क्वेश्चंस है, तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाने, राइट। लेकिन जो आपके अपकमिंग कोर्स होंगे विच इज F7 एंड P2, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको प्रॉपर फॉर्मेट्स में बनाना पड़ेगा, राइट। तो तब आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए बेटर है कि आप अभी से इसको ढंग से बनाना सीख लें। सो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहां पे लिखना पड़ेगा फॉर द ईयर एंडिंग। कौन से ईयर एंड के लिए बना रहे हो, सो मान लो आपका ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर 2020, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, राइट। अब सबसे पहले आप क्या लिखोगे, रेवेन्यू, ठीक है, यहां पे आएगा अमाउंट, ठीक है। देन इसमें से आप लेस करोगे क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स, देन क्या आएगा आपका, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं आपके, लेस करोगे आप डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है। देन आपको लेस करना है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग कॉस्ट, हो सकती है कुछ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग कॉस्ट, ये सब आपको लेस करना है, ओके। देन
इसमें आपके सारे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, रेंट हो गया, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फ्यूल हो गया, टेलीफोनिक बिल्स हो गए, मतलब ये सारे आपकी यूटिलिटी बिल्स हैं, राइट। सो रेंट हो गया, फिर डेप्रिसिएशन हो गया जो कि यूजुअली एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है, राइट। ये सब एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे माइनस करते हैं और फिर आपका आता है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस बोलते हैं इसको। भाई इससे ये पता चलता है कि आपको आपके ऑपरेशंस, जितने भी आपके ऑपरेशंस थे, ऑपरेशनल प्रॉफिट कितना हुआ बेसिकली। इसके बाद इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ऐड करना है कोई भी इन्वेस्टमेंट इनकम। मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है, राइट, उस प्रॉपर्टी से आपको रेंट आ रहा है तो रेंटल इनकम हो गया। कहीं आपने शेयर्स खरीद रखे हैं, उससे कुछ आपको अगर कुछ भी आपको वहां पे प्रॉफिट वगैरह मिल रहा है, किसी को लोन दे रखा है उससे कोई इनकम आ रही है, राइट, इंटरेस्ट आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम, फिर आप ये सारी इनकम्स को क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। अच्छा, लेस करोगे क्या, फाइनेंस कॉस्ट। मान लो आपने लोन ले रखा है, ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट देना भी तो पड़ रहा है, तो जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है दैट इज व्हाट, दैट इज योर फाइनेंस कॉस्ट। तो ये सब इनकम्स जितनी भी एडिशनल इनकम्स हो रही हैं, कौन सी एडिशनल इनकम, दीज आर नॉट द इनकम्स विच बिलोंग टू योर ऑपरेशंस, ये सारी एडिशनल इनकम्स हैं। कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किसी को लोन दे रखा है, किसी इंप्लॉय को लोन दे रखा है, सो इन सब चीजों से जो भी इनकम आ रही है वो ऐड कर लो और लेस कर लो जो एडिशनल आपकी कॉस्ट है, राइट, जो आपके ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चे नहीं है। तो जैसे लोन जो आपने ले रखा है वो फॉर एग्जाम्पल आपने किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लोन लिया, राइट, तो अब उस पे जो आप कॉस्ट पे कर रहे हो वो आप लेस करो, सो फाइनेंस कॉस्ट। और इसके बाद क्या आता है आपका, ये आता है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया आपका। अब इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, इस प्रॉफिट पे आप क्या कंप्यूट करते हो, अपनी टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करोगे या टैक्स चार्ज कंप्यूट करोगे, फिर लेस करोगे आप अपना टैक्स जो भी होगा, एंड देन आपका आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो ये आ गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नाउ अब ये तो आपका हो गया फाइनल नेट प्रॉफिट बोलते हैं इसको। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड देन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया आपका। अब आपको दो चीजें हैं। सो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो बोलता है या तो आप स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल एंड स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को एक साथ बना लो या फिर दोनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग बनाओ। तो यूजुअली स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल एंड स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम साथ में बनते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है उसमें दो तरीके के आइटम्स आते हैं। देखो उसमें स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में मैंने आपको पहले भी बताया था सारे अनरियलाइज्ड गेन्स होते हैं। अनरियलाइज्ड गेन्स क्या होते हैं? जो अभी तक रियलाइज नहीं हुए हैं। और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में क्या प्रॉफिट्स या गेन्स होते हैं जो रियलाइज हो गए हैं, राइट। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कौन से आते हैं? अनरियलाइज्ड इनकम आते हैं, अनरियलाइज्ड इनकम्स होती है। अब ये भी दो कैटेगरीज में होती है, ठीक है। सो इसमें क्या होते हैं? दोज प्रॉफिट्स दैट विल मूव टू पी एंड एल इन द सब्सिक्वेंट पीरियड्स and those profits that will not move to P&L in the subsequent periods। तो इसका क्या मतलब है? ये चीज वैसे आप अपने आगे वाले लेवल्स में पढ़ेंगे, अभी आपके में नहीं है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ अभी ध्यान ये रखना है कि जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होता है उसमें अनरियलाइज्ड गेन होते हैं। अनरियलाइज्ड गेन में सबसे पहले क्या आता है? रिवैल्यूएशन सरप्लस। क्यों? क्योंकि जब तक मैंने आज, ठीक है, मैंने रिवैल्यू कर ली अपनी प्रॉपर्टी को और मुझे पता चला कि मेरी प्रॉपर्टी भाई 10 लाख की नहीं थी, 15 लाख की थी, तो 5 लाख का जो गेन है, 5,00,000 का जो गेन है वो मैंने अपने अदर कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि वो मुझे रियलाइज नहीं हुआ है इसलिए मैं उसको कहां डाल देती हूँ? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डाल दूंगी। पर जिस दिन मैं उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करती हूँ, कितने में? लेट्स से 15 लाख उसकी वैल्यू है, 15 लाख हो गई, पहले 10 थी देन 15 हुई और मैं उसको बेचती हूँ 15,50,000 में, तो 50,000 तो मेरा डिस्पोजल पे गेन हो गया और 5 लाख मेरा कौन सा गेन है? 5 लाख मेरा उसका रिवैल्यूएशन पे गेन है, विच इज रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो जब मैं उसको डिस्पोज ऑफ करूंगी तो ये जो रिवैल्यूएशन गेन है ना, ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से निकल के मूव ऑन कर जाएगा, कहां पे? P&L में चला जाएगा, राइट। सो ये आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। तो अब क्या करते हैं? जैसे आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा, ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे? लिखेंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और उसमें अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आपका पॉइंट आ जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस, एक्स पॉइंट हो गया, एंड देन आप इधर आपका इन दोनों का टोटल आ जाएगा, दिस का
और इसका टोटल इधर नीचे आ जाएगा, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो गए, आपने मर्ज करके बना लिए। अब नाउ वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज, देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अब जो आप डिविडेंड्स पे करते हो, किसको, जो आप डिविडेंड्स पे करते हो अपने शेयर होल्डर्स को, वो कभी भी P&L में नहीं आते। मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूं, जो आप डिविडेंड्स पे करते हो अपने शेयर होल्डर्स को, ऑल्दो जो डिविडेंड्स होते हैं वो पे होते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से ही, राइट, लेकिन यू डू नॉट शो देम इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। सो वेयर डू यू शो देम, यू शो देम इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, राइट। सो डिविडेंड जो आप शेयर होल्डर्स को पे कर रहे हो वो P&L में नहीं आएंगे, ऑल्दो दे आर पेड फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स पे करने के बाद जो भी आपका फाइनल प्रॉफिट होता है, जो कि रिटेन्ड अर्निंग्स का पार्ट होता है, राइट, आप उसमें से पे करते हो अपना डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, लेकिन दैट विल नॉट कम इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब इसमें एक और ट्विस्ट है कि जो आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है, मान लो आपने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, आपकी कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद रखे, तो उस पे जो आपको डिविडेंड मिल रहा है, विच इज योर डिविडेंड इनकम, which is your dividend income, it is not a dividend expense, it's a dividend income. So that dividend income will become part of P&L. So any kind of dividend income will become part of statement of P&L, but the dividend that you are paying to your shareholders will not become part of P&L. So वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा statement of changes in equity में। Okay, so I hope this is clear. और मान लो अगर कोई dividend income होती है तो आप उसको यहाँ add कर लेंगे, dividend income यहाँ पे add कर लेंगे, right? So ये हुआ हमारा statement of P&L along with statement of other comprehensive income. चलो let's move on to statement of financial position. अब statement of financial position चालू करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि current assets में क्या क्या आता है, ठीक है, and current liabilities में क्या क्या आता है. Okay, so current assets में basically वो assets होते हैं that are held for in the business for the trading purpose. किस लिए? trading purpose से. तो वो क्या होते हैं ट्रेडिंग पर्पस से? लिए क्या क्या होते हैं ट्रेडिंग पर्पस से? हमारी इन्वेंट्री होती है, राइट, हमारे रिसीवेबल्स होते हैं, हम इनको क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स ही तो बोलते हैं. सो ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए. ओके, सो ये क्या होते हैं, दे आर हेल्ड फॉर इन द बिजनेस फॉर व्हाट, ट्रेडिंग पर्पस. ओके, देन अनदर थिंग इज व्हाट, अनदर थिंग इज जो विद इन द 12 months दे विल बी रियलाइज्ड, राइट, उनको 12 महीने में या फिर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम उसको क्या कर लेंगे, रियलाइज कर लेंगे. सो वो भी हमारे करंट एसेट्स का पार्ट होते हैं, ठीक है. देन अनदर वन इज व्हाट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. सो कैश या कैश इक्विवेलेंस में क्या आता है, तो एक तो कैश हो गया नॉर्मल कैश, पेपर कैश, एंड कैश इक्विवेलेंस में क्या आ गया. सो कैश में दो चीज हो गई, एक तो पेपर कैश हो गया एंड देन द कैश इन द बैंक, राइट. एंड कैश इक्विवेलेंस क्या होते हैं, जो कैश के इक्वल होते हैं. जैसे कैश के इक्वल क्या होते हैं, मान लो कोई मैंने 3 महीने का बॉन्ड खरीद रखा है या 3 महीने की कोई छोटी सी इन्वेस्टमेंट खरीद रखी है, तो वो 3 महीने बाद क्या होगा, रियलाइज हो जाएगी व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ कैश. ओके, सो वो क्या हो गए, कैश इक्विवेलेंस हो गए, राइट, कैश इक्विवेलेंस हो गए. ओके, चेक हो गया, सो वो भी कैश इक्विवेलेंट है. ओके, अब एक बार पढ़ लेते हैं ये. सो an asset should be classified as a current asset if it is held primarily for trading purpose, expected to be realized within 12 months of the statement of financial position date, cash or a cash equivalent, that is a short term investment such as a 30-day bond. All other assets should be classified as non current assets. अच्छा, I hope ये आपको clear होगा. Then another thing is current liabilities का part क्या बनेगा. So current liabilities में क्या क्या आता है, अगेन वो जो ट्रेडिंग पर्पस से है, जैसे क्या होता है ट्रेडिंग पर्पस से, हमारे ट्रेड पेबल्स होते हैं, ट्रेड पेबल्स होते हैं, बेसिकली हमारे सप्लायर्स को हमें पे करना होता है, राइट. देन अनदर वन इज वो ऑब्लिगेशंस जिनको हम विद इन 12 months ही पे कर देंगे. फॉर एग्जांपल ओवरड्राफ्ट हो गया, या फिर कोई हमने छोटी सी बैंक से शॉर्ट टर्म फैसिलिटी ले रखी है, शॉर्ट टर्म खूब सारी शॉर्ट टर्म फैसिलिटीज होती हैं, वो ले रखी है हमने बैंक से, जैसे ओडी इज अ शॉर्ट टर्म फैसिलिटी, राइट.
ऐसे ही और क्या आ सकता है, वो लाइबिलिटीज जो विद इन हमें 12 मंथ्स, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, विद इन 12 मंथ्स हमें क्या करनी होती है, सेटल करनी होती है। चलो एक बार ये पढ़ लेते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द एंटरप्राइज ऑपरेटिंग साइकिल, primarily held for the purpose of being traded, which are payables. It is due to be settled within 12 months of the statement of financial position date, or the company does not have an unconditional right to defer settlement for at least 12 months after the statement. मतलब कंपनी के पास कोई राइट नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर लाइबिलिटी को डेफर कर सके, मतलब वो 12 महीने की जगह उसको 13 महीने बाद पे कर दे, ऐसा नहीं है, कंपनी के पास कोई राइट नहीं है, तो वो उसको क्या मानेगी, करंट लाइबिलिटी ही मानेगी। एंड ऑल अदर लाइबिलिटीज, और जो इसके अलावा जितनी भी लाइबिलिटीज होती है वो किसका पार्ट बनेगी, नॉन करंट लाइबिलिटीज का पार्ट बनेगी। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन कैसे बनेगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अगेन वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज, आप पहले तो यही लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट लिखेंगे, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डेट पे होती है, विच इज 31 दिसंबर 2020, लेट्स अज्यूम। ओके, देन अब सबसे पहले आपके आएंगे एसेट्स। ठीक है, अब एसेट्स में आपके क्या होंगे, ये तो मेन हेडिंग हो गई एसेट्स। अब इसके अंदर क्या आएंगे आपके, एक तो आएंगे करंट एसेट, ये बुलेट पॉइंट हो गया। अब इस करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आएंगे, इस करंट एसेट के अंदर आएगा सबसे पहले तो आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं अभी सारा, क्योंकि जब हम प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना शुरू करेंगे तब आपको ये आना चाहिए। ओके, देन एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस हो गया। देन नेक्स्ट विल बी रिसीवेबल्स। अब रिसीवेबल्स में कैसे लिखेंगे, रिसीवेबल्स का पहले एक तो अंदर एक पॉइंट होएगा एंड देन उसमें से हम लेस क्या करेंगे, अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स, ये माइनस करके इसका जो फाइनल वैल्यू आएगी वो इधर आ जाएगी। ठीक है, फिर इन्वेंट्री होगी हमारी। ओके, इन्वेंट्री हो गई, तो ये तो हमारे करंट एसेट्स हो गए। अच्छा, और क्या हो सकता है, कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए वो, राइट, वो भी करंट एसेट का पार्ट हो गया। ओके, देन अब इसके बाद आता है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में क्या होंगे, सारे एसेट्स के नाम होंगे, लेट्स से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब यहां तो आप लिखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और फिर लेस करेंगे आप क्या, इसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो भी होगा वो माइनस करने के बाद बाहर क्या आएगी, बाहर उसकी कैरिंग वैल्यू आएगी, राइट। देन इसके बाद आएगा और क्या आ सकता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गए, फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स हो गए, तो इसका भी सेम चीज हो जाएगा, लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ऐसे आपकी सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, मोटर व्हीकल्स हो गया, और क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स, मोटर व्हीकल्स हो गया। ठीक है, कुछ कंप्यूटर्स वगैरह हो गए, तो ये सारी क्या हो जाती है, दिस ऑल ऑफ दिस विल बिकम पार्ट ऑफ योर नॉन करंट एसेट्स। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, जो कि प्रॉपर्टी इसका ही पार्ट बन गया, प्रॉपर्टी में आ गया। तो अब इस करंट एसेट का टोटल आएगा और इस नॉन करंट एसेट का टोटल आएगा, और ये वाला टोटल और ये वाला टोटल यहां आपका बनेगा टोटल नॉन करंट एसेट, टोटल एसेट्स। ये क्या बनेगा आपका, टोटल एसेट्स। इधर आ जाएगा आपका, सो सॉरी, ये हो जाएगा आपका टोटल एसेट्स। क्या हो जाएगा, टोटल एसेट्स। सो दिस इंक्लूड्स बोथ योर करंट एसेट एंड योर नॉन करंट एसेट। ओके, तो ये हो गया आपका एसेट वाला साइड। अब इसके बाद क्या आएगा, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी वाला साइड आएगा। ठीक है, अब यहां पर आप लिखेंगे लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। अब लाइबिलिटीज और इक्विटी तो क्या हो गया, ये आपका मेन हेड हो गया, एंड देन इसके बाद आपका सब हेड होगा लाइबिलिटीज। अब इस लाइबिलिटीज का भी सब हेड क्या होगा, सब हेड होगा, इसके अंदर जो एक और सब हेड आएगा वो आएगा करंट लाइबिलिटीज। क्या आएगा, करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आएंगे, एक तो आएगा हमारा ट्रेड पेबल्स, राइट, यहां पे ट्रेड पेबल्स की वैल्यू आ जाएगी। देन ट्रेड पेबल्स हो गया, और क्या हो सकता है,
बैंक ओडी हो सकता है, अगर हमारे पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है तो बैंक ओडी हो गया, कोई शॉर्ट टर्म लोन है तो वो हो जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन हो गया कोई। देन कुछ अक्रूड अगर एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो वो आ जाएंगे। ओके सो ये सब पार्ट बनेगा आपका किसका, करंट लाइबिलिटी का। करंट लाइबिलिटी के बाद आपकी क्या आएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी आएगी। नॉन करंट लाइबिलिटी में आपका क्या आएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी में आपका आएगा एक तो हो गया आपका कोई लॉन्ग टर्म लोन है, वो लॉन्ग टर्म लोन अगर कोई है तो वो आ जाएगा। देन एक चीज और आ सकती है, वो है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कौन से, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर हैं तो वो आपकी लाइबिलिटी का पार्ट बनेंगे, ठीक है। और फिर यहां पे आपका टोटल आ जाएगा किसका, दोनों लाइबिलिटीज का, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी का, दोनों का टोटल आपका कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और ये हो गया दोनों का टोटल, ये वाला पार्ट। अब इसके बाद ये तो लाइबिलिटीज वाला पार्ट था, और फिर अब इसके बाद क्या आएगा, अब आएगा इक्विटी। अब क्या आएगा आपका, इक्विटी। अब इक्विटी में आपका क्या क्या आएगा, इक्विटी में आपका आएगा, देखो सबसे पहले जो एक चीज आती है वो होता है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। देन शेयर प्रीमियम, शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर प्रीमियम क्या होता है, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 13 में। ओके शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम। देन फिर आता है बेसिकली रिटेन्ड अर्निंग्स। अब रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है, ये हम बहुत बार पहले भी पढ़ चुके हैं। सो रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से मेरा क्या मतलब है कि ओवर द इयर्स मेरी कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होता जा रहा है, लेट्स से एक साल $10,000 हुआ, सेकेंड ईयर मुझे वापस से $10,000 हुआ, थर्ड ईयर मुझे $15,000 हुआ, सो 10 + 10 20 एंड देन प्लस 15 35। तो इस साल ये मेरा थर्ड ईयर था और आज अभी मेरा फोर्थ ईयर चल रहा है, फोर्थ ईयर में मुझे 5,000 और हुआ, तो कितना हो गया, 35 + 5 40। तो 40 मेरा कहां जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा। 40,000 मेरा किसका पार्ट बनेगा, रिटेन्ड अर्निंग्स का पार्ट बनेगा। सो जो प्रॉफिट मैंने इस साल कमाया, सो स्टेटमेंट ऑफ P&L से उसका जो प्रॉफिट आफ्टर वाला टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मेरा प्रॉफिट निकला वो निकल के मेरा कहां जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड हो जाएगा। तो रिटेन्ड अर्निंग्स में मेरा 3 साल का प्रॉफिट होगा प्लस करंट ईयर का प्रॉफिट। सो ये मेरा क्या बन जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सो वहां से वो प्रॉफिट निकल के कहां ऐड होएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स का पार्ट बनेगा। ओके देन रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस भी जाएगा इक्विटी में, ठीक है। रिवैल्यूएशन सरप्लस मेरा वहां पे किस चीज का पार्ट है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट है, राइट, तो वो भी जाएगा इधर। और इसके अलावा फिर अगर कोई मेरे कोई छोटे मोटे अदर रिजर्व, जनरल रिजर्व्स होते हैं, कंपनियां बनाती हैं ऐसे रिजर्व्स, तो वो भी मेरा इधर आ जाएगा। फाइन, इन सबको ऐड करने के बाद मेरा क्या आएगा, टोटल ऑफ इक्विटी आएगा। देन टोटल ऑफ दिस लाइबिलिटी एंड टोटल ऑफ दिस इक्विटी, वो एक और आगे एक टोटल आएगा, फाइनल टोटल। ओके सो दिस विल बी द टोटल ऑफ व्हाट, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। नाउ द टोटल ऑफ एसेट should be equal to what, total of liabilities plus total of equity। अब अगर आपका ये मैच हो जाता है तो इसका मतलब आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल करेक्ट बनाया है आपने। क्या बनाया है, करेक्ट बनाया है, सही बनाया है। अगर आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, अगर आपका दोनों तरफ क्या हो जाते हैं, मैच हो जाते हैं, मतलब एसेट्स का टोटल इज इक्वल टू द टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड द टोटल ऑफ इक्विटी, देन आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, सॉरी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। और अगर आपके मैच नहीं हो रहे हैं तो मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है, तो आपको उस मिस्टेक को ढूंढना है और उसको करेक्ट करना है। ओके देन ये तो हमारा क्या बना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकती है, कभी कभार स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी पूछ सकती है। तो अब हम सीखते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कैसे बनेगा। सो अब हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जिसको और क्या बोलते हैं, सॉसी भी बोलते हैं, SOCIE, सॉसी। ओके अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले शेयर कैपिटल आएगा इधर आपका, ठीक है। देन शेयर प्रीमियम होगा, देन आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा, देन आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स होगी,
और फिर रिटेन अर्निंग्स के बाद आपका आएगा टोटल। ठीक है, सो बेसिकली जो हमने अभी हमने इक्विटी उधर देखा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, सो उसका टोटल और इसका टोटल ये मैच होना चाहिए, राइट? ये चेंजेस बताता है कि भाई ड्यूरिंग द ईयर इक्विटी में क्या चेंजेस हुए। सो बेसिकली जो उधर हमने फाइनेंशियल पोजीशन में जो हमने देखा, तो ये तो क्या था, ये एक उसका फाइनल डेट पे उसकी क्या वैल्यूज थी ये बताता है। और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या बताता है कि ड्यूरिंग द ईयर इसमें क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, सो मान लो ये हमने कब बनाया, ये हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाया एज एट 31 दिसंबर 2020। अब ये हम जब बना रहे हैं तो हम सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कब का, 1 जनवरी 2020। तो 1 जनवरी 2020 को मेरा शेयर कैपिटल कितना था, मेरा शेयर प्रीमियम तब कितना था, मेरा रिवैल्यूएशन सरप्लस तब कितना था, और मेरी रिटेन्ड अर्निंग्स तब कितनी थी, राइट? ये तो मेरा बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड है प्रीवियस ईयर्स में से। ओके, देन इसमें मैं ऐड करूंगी क्या, अगर मैंने कोई फर्दर शेयर कैपिटल इशू किया है तो, राइट? अगर इस साल मैंने कोई फर्दर शेयर कैपिटल इशू किया तो उसका अमाउंट आ जाएगा यहां, और शेयर प्रीमियम भी अगर साथ में है तो उसका अमाउंट भी इधर आ जाएगा। ओके, देन ड्यूरिंग द ईयर क्या मैंने कोई रिवैल्यूएशन किए और उस रिवैल्यूएशन गेन हुआ मुझे, तो वो रिवैल्यूएशन गेन या वो रिवैल्यूएशन सरप्लस कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। फिर ड्यूरिंग द ईयर मेरा नेट प्रॉफिट कितना था, तो नेट प्रॉफिट मेरा रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड हो जाएगा, राइट? देन अगर क्या मैंने कोई डिविडेंड्स पे किए, तो मान लो अगर मैंने यस कोई डिविडेंड्स पे किए तो वो मेरा यहां माइनस हो जाएगा, यहां मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बस यहां फिर मेरी सारी की सारी फाइनल वैल्यूज आ जाएंगी। सो दिस एक्स, दिस एंड दिस, और ये क्या है, ये सबका टोटल है। सो दिस फाइनल वैल्यू ओवर हियर, ये हमेशा किससे मैच करनी चाहिए, इस वाली वैल्यू से, जो इक्विटी का टोटल है ना वो यहाँ पे मैच करना चाहिए। और ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स है, दैट विल इंक्लूड व्हाट, दैट विल इंक्लूड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लेस एनी डिविडेंड्स पेड। अगर मैंने कोई डिविडेंड पे किया है तो वो इधर आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, तो ये बन गए हमारे तीनों स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड देन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सो ये तो फॉर्मेट्स बनाए हैं अभी हमने। ओके, अगर ये फॉर्मेट्स क्लियर हैं आपको तो आप क्या कर सकते हैं फिर, मतलब आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होगा और आपको फर्दर नीचे आपको कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिए हुए होंगे, वो एडजस्टमेंट्स की वर्किंग करनी है। फिर आपको क्या बनाना है, अपना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल P&L, statement of P&L, statement of financial position and statement of changes in equity। चलो, ओके, एंड देन ये बनाने के बाद एक चीज क्या होती है, डिस्क्लोजर्स, जो कहां पर आते हैं, ये सारे डिस्क्लोजर्स आते हैं नोट्स टू दी अकाउंट्स में। कहां आते हैं, नोट्स टू दी अकाउंट्स में ये सारे डिस्क्लोजर्स आते हैं। तो डिस्क्लोजर्स हमने हर चैप्टर के अलग अलग पढ़ लिए कि लेट्स से अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो मतलब नॉन करंट एसेट है, तो नॉन करंट एसेट में हमें क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द ईयर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ वो हमें बताना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है वो हमें बताना पड़ेगा, यूजफुल लाइफ क्या है, रेसिडुअल वैल्यू क्या है, तो ये सब हमें नीचे उधर क्या करना होता है, शेड्यूल के फॉर्म में डिस्क्लोज करना होता है। ठीक है, तो एक छोटा सा आप ये भी पढ़ लेते हैं एक बार हम। सो सर्टेन आइटम्स नीड टू बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड ऑन द फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सो दैट दे आर क्लियरली विजिबल टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, कई बार क्या होता है, कुछ वन ऑफ ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होते हैं, जैसे कोई रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट हो गई, मेरी कंपनी ने कुछ रीस्ट्रक्चरिंग करी है या रीऑर्गेनाइजेशन किया है, मतलब लेट्स से 2 डिपार्टमेंट्स को मिलाकर एक नया डिपार्टमेंट बनाया, या फिर एक डिपार्टमेंट को उसने क्या बोलते हैं, एक डिपार्टमेंट उसने पूरा का पूरा हटा दिया, तो उसको करने के लिए जो भी उसकी कॉस्ट करी, ये क्या है, मेरा वन ऑफ ट्रांजैक्शन है, मतलब वन टाइम ट्रांजैक्शन है, ये मैं बार बार में नहीं कर रही हूँ मेरे बिजनेस में, राइट? तो इसको मुझे सेपरेटली ढंग से अपने कहां पे बताना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L में बताना पड़ेगा, ये कॉस्ट को मुझे ढंग से बताना पड़ेगा। सो द मेन आइटम्स रिक्वायरिंग सच ट्रीटमेंट आर सिग्निफिकेंट वन ऑफ ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स, दे नीड टू बी डिस्क्लोज्ड बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस एंड कुड सिग्निफिकेंटली डिस्टॉर्ट the reporting profits or losses for the year। they include, जैसे क्या क्या हो गया,
restructuring or reorganization of the company, profits or losses on disposal of property, plant and equipment, ठीक है. Any impairments of inventory, impairment कब हो सकता है इन्वेंट्री का, मान लो आग लग गई, फायर लग गई, पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, या फिर इन्वेंट्री क्या हो गई, ऑब्सोलीट हो गई. ऑब्सोलीट मतलब पड़े पड़े खराब हो गई, मतलब पड़े पड़े वो पुरानी हो गई, राइट, अब वो बिक नहीं रही है, तो वो इम्पेयर हो गई उस चक्कर में. तो ऑल एन इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. तो ये क्या बोल रहा है, ऑल सच आइटम शुड बी इंक्लूडेड ऑन देयर ओन सेपरेट लाइन इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L. ओके, इनको अलग से बताओ, क्योंकि ये क्या होता है कि नॉर्मल ट्रेडिंग के कॉस्ट नहीं है, नॉर्मल ट्रेडिंग की कॉस्ट या ऑपरेशंस की कॉस्ट नहीं है, ये अलग से वन टाइम हुई है, ये हर साल नहीं होती है. तो इनको अलग से सेपरेट लाइन बताओ. जैसे एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में तो क्या करते हैं, हम सारे के सारे एक्सपेंसेस को एक साथ डाल देते हैं. तो वो ये बोल रहा है कि आप इसको एक साथ मत डालो, आप उसको इनको अलग अलग बताओ, अलग से. लेस रिस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट, लेस लॉसेस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, एड प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, लेस एनी इम्पेयरमेंट लाइक दैट. ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर होगा. अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ जाता है, यहाँ रिटेन्ड अर्निंग्स में जाता है. कहाँ जाता है, यहाँ रिटेन्ड अर्निंग्स में जाता है. सो दैट्स द वन मेन थिंग. ओके, और जितने भी P&L में हमें रेवेन्यू आ रहा है, और रेवेन्यू अगर इन फॉर्म ऑफ कैश आ रहा है, और जो हमारे एक्सपेंसेस इन फॉर्म ऑफ कैश हो रहे हैं, वो कहाँ जाते हैं, वो कहाँ रिफ्लेक्ट करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, राइट. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैश की वैल्यू को तो वो अफेक्ट करते ही हैं, राइट. सो आई होप आपको ये क्लियर होगा. देन ये मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ा ही दिया. सो क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग बेसिकली क्या होता है, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, ये ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग हो गया. अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सो पार प्लस प्रॉफिट और लॉस अर्नड इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर लेस डिविडेंड्स पेड. ठीक है, एनुअल इंटरिम टू बोथ ऑर्डिनरी एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. ये भी मैंने आपको बता दिया कि रिटेन्ड अर्निंग्स में सारे रियलाइज्ड वाले होते हैं जो अब रियलाइज हो चुके हैं, और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या होते हैं, ये अनरियलाइज्ड होते हैं, और ये रियलाइज कब होंगे, व्हेन दे आर डिस्पोज्ड ऑफ. एंड देन दीज आर द डिस्क्लोजर नोट्स. ये डिस्क्लोजर नोट्स हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज करो, मेजर शेड्यूल्स बनाओ, राइट. शो करो कैसे बैलेंसेस कंप्यूट किए हैं, डेप्रिसिएशन कैसे निकाला है, अलाउंस कैसे बनाया है, प्रोविजन कैसे बनाए हैं. तो ये क्या हो गए, सारे डिस्क्लोजर नोट्स हो गए. ये हमने हर चैप्टर के अलग अलग पढ़ लिए थे. ओके, इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर नोट्स किस किस के हैं, नॉन करंट टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट हो गया, प्रोविजंस हो गया, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड. सो ये वाला जो टॉपिक है इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ये हम नेक्स्ट एक दो लेक्चर्स के बाद करेंगे, क्योंकि पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे से बनाना सीख लें, उसके बाद हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड. ये वैसे दिस बिलोंग्स टू चैप्टर नंबर 17 ओनली, राइट, बट वी विल डू दिस आफ्टर वी फिनिश प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, एंड देन इन्वेंट्री के डिस्क्लोजर्स हो गए. ओके, तो अब हम चालू करते हैं ये क्वेश्चन. चलो ये पढ़ते हैं. सो द क्वेश्चन सेज द ट्रायल बैलेंस ऑफ पेंगुइन कंपनी, a limited liability entity as at 31st December 2005 was as follows. तो ये हमें क्या दे रखा है, इसका ट्रायल बैलेंस दे रखा है. ओके, ये क्या दे रखा है हमें, इसका ट्रायल बैलेंस दे रखा है. अब ट्रायल बैलेंस में क्या क्या है, सेल्स एंड परचेजेस, इन्वेंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, रिसीवेबल्स एंड पेबल्स, फंडामेंटल रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट, कैश एट बैंक, ओके, ऑर्डिनरी शेयर्स 50 cents, 10% irredeemable preference shares $1, 10% loan notes, non-current asset at carrying amount, share premium, accumulated profits at 1st January, loan note interest paid, preference dividend paid, interim ordinary dividend paid, tax suspense. Okay, so ये तो हमें क्या दे दिया, इसका एक कोई इनिशियल ट्रायल बैलेंस निकला होगा वो दिया है हमें. ओके, देन the following is to be taken into account. अब ये क्या है, इसके ये सारे एडजस्टमेंट्स हैं, ये क्या है इसके सारे एडजस्टमेंट्स. अब देखो एडजस्टमेंट्स में वो क्या क्या बोलता है. A building whose carrying amount is currently $5,000 is to be revalued to $11,000. ओके, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले
हम ये जितनी भी वर्किंग्स है ना, सॉरी जितने भी ये एडजस्टमेंट्स हैं, फर्स्ट लेट्स डू अ वर्किंग फॉर ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट, और फिर हम इसको करना चाहते हैं। अब इससे पहले वो क्या बोल रहा है, इस फाइनल क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, प्रिपेयर द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पेंगुइन कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। और क्या क्या प्रिपेयर करने को बोला है, P&L एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट थिंग 3 पेजेस पे अलग अलग स्टेटमेंट्स के पहले नाम लिख लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट नाम क्या है, पेंगुइन कंपनी, तो हम इधर लिखेंगे पेंगुइन कंपनी, और हम क्या बना रहे हैं इसका, स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब लिखना पड़ेगा फॉर दी ईयर एंडिंग, क्या ईयर एंडिंग बोला उसने, 31 दिसंबर 2005, सो 31 दिसंबर 2005। ओके, देन वापस से लिखेंगे पेंगुइन कंपनी। अब क्या बना रहे हैं हम इसका, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन as at 31 दिसंबर 2005। फिर हम क्या बना रहे हैं, आप भी साथ साथ में प्लीज ये बनाते जाइए, स्टेटमेंट पेंगुइन कंपनी, और यहां पे लिखेंगे आप व्हाट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, अगेन as at 31st December 2005, and then we'll do all the workings. ठीक है, अब let's start with working number 1. अब इसने क्या बोला, इसने सबसे पहले चीज बोली, a building whose carrying amount is currently 5,000 is to be revalued to 11,000. ठीक है, तो 5,000 की जो वैल्यू थी उसकी आज क्या वैल्यू है, 5,000 की एक जो कैरिंग अमाउंट हमको दे रखा है ना यहाँ पे, नॉन करंट एसेट एट कैरिंग अमाउंट 35, इस 35 में से एक 5,000 की ऐसी बिल्डिंग है जिसकी वैल्यू आज क्या है, 11,000 है, तो 6,000 का क्या हुआ यहाँ पे, रिवैल्यूएशन हुआ। तो अब हम पहले क्या करते हैं, उसकी एंट्री पास कर लेते हैं, राइट, क्या करते हैं, उसकी एंट्री पास कर लेते हैं। सो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी इसकी वर्किंग नंबर 1, डेबिट हो जाएगा हमारा नॉन करंट एसेट, कितने से, नॉन करंट एसेट हमारा कितने से डेबिट होएगा, $6,000 से, और क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस, क्या क्रेडिट होएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस, और ये रिवैल्यूएशन सरप्लस किसका पार्ट बनेगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट बन जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू द वर्किंग नंबर 2 नाउ। सो बेसिकली अब कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट क्या हो गई, अब कैरिंग वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट क्या हुई, सो अब हुई 35, तो पहले से ही थी, ठीक है, 35 पहले से थी, और 6,000 का क्या हो गया, रिवैल्यूएशन गेन हो गया, तो ये ऐड करके अब हमारा कितना जाएगा, नॉन करंट एसेट की वैल्यू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में $41,000। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द वर्किंग नोट, वर्किंग 2, विच इज क्वेश्चन बोल रहा है अ फाइनल ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ $0.10 पर शेयर इज टू बी प्रपोज्ड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रपोज बोल रहा है, पेड नहीं बोल रहा है, सिर्फ प्रपोज हुआ है। तो जब प्रपोज होता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको सिर्फ हम डिस्क्लोज करते हैं इन द नोट्स टू दी अकाउंट्स में, तो कुछ नहीं होगा, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, कोई इसका इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ द 10 cents, द डिविडेंड, ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे, द डिविडेंड ऑफ 10 cents that is to be proposed will be disclosed। उसको सिर्फ क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे, disclosed in the notes to the accounts, उसको सिर्फ हमें डिस्क्लोज करना है। ओके, देन वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3 क्या बोल रहा है, द बैलेंस ऑन द इनकम टैक्स अकाउंट रिप्रेजेंट्स an over provision of tax for the previous year. Tax for the current year is estimated at $3,000. So इस साल का कितना टैक्स है, 3,000 है, ठीक है, करंट ईयर टैक्स कितना है, $3,000। ओके, बट इट इज सेइंग कि इनकम टैक्स में जो आपको ऑलरेडी टैक्स दे रखा है वो ओवर प्रोविजन है। तो देखो यहाँ पे टैक्स कितना दे रखा है,
यहाँ पे हमें टैक्स दे रखा है 500 का। सो ये क्या है, हमारा ओवर प्रोविजन है पिछले साल का। तो ओवर प्रोविजन क्या करता है, इस साल की करंट टैक्स चार्ज को क्या कर देगा, वो इस साल के करंट टैक्स चार्ज को वो क्या कर देगा, कम कर देगा। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, हम पहले इसकी वर्किंग क्या करेंगे। इसकी वर्किंग होगी करंट ईयर टैक्स एस्टिमेशन, विच इज हाउ मच, करंट ईयर टैक्स एस्टिमेशन कितना होगा 3000, और लेस करेंगे हम व्हाट, ओवर प्रोविजन, कितना है वो 500। सो 2500 जो है वो क्या है, करंट ईयर टैक्स चार्ज, करंट ईयर टैक्स चार्ज जो कि कहां जाएगा, पीएनडल में जाएगा। ठीक है, और इसकी हम एंट्री क्या पास करेंगे, इसकी हम एंट्री पास करेंगे डेबिट टैक्स चार्ज, सॉरी डेबिट टैक्स प्रोविजन, और क्रेडिट क्या कर देंगे हम, डेबिट तो करेंगे टैक्स प्रोविजन को और टैक्स चार्ज को हम कम कर रहे हैं, तो क्रेडिट टैक्स चार्ज कितने से 500। सो दिस 3000 विल गो टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, क्योंकि इतना तो हमें पे करना ही करना है इस साल, लेकिन हमारा चार्ज कम हो गया क्योंकि पिछले साल का ओवर प्रोविजन पड़ा हुआ था। ओके, सो दिस वाज आवर वर्किंग नंबर 3। नाउ लेट्स मूव टू द वर्किंग नंबर 4, विच इज क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 12,000। वेरी सिंपल, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 12,000, तो निकालो क्लोजिंग इन्वेंट्री। सिंपल है, इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री होती है डेबिट, बताते जाओ इसकी एंट्री क्या होगी, डेबिट डेबिट इन्वेंट्री, क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी, $12,000। अच्छा, अब हम साथ में जब भी हम इन्वेंट्री की एंट्री कर रहे हैं तो हम साथ में क्या करेंगे, हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। और कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी कैसे कंप्यूट होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है, ओपनिंग इन्वेंट्री, राइट, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, उसमें हम ऐड कर लेंगे परचेजेस, अगर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल रहा है तो वो ऐड कर लेंगे, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, राइट। ये एंट्री पास ये वर्किंग होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने की। तो अब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हैं। तो देखो इसमें क्वेश्चन में देखो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है। अब जो जो आपका होता जा रहा है, जो जो उसको आप यूज कर रहे हो उसको आप टिक कर लो। तो आपने बेसिकली इसकी वर्किंग तो कर ली, राइट, दिस वन इज डन। अब देखो ओपनिंग इन्वेंट्री टैक्स भी आपने यूज कर लिया। ओके, अब देखो ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ये आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है कितनी 8,000। सो ये 8,000 यूज हो गए आपके। परचेजेस आपके कितने हैं 50,000, सॉरी 20,000। क्रेडिट साइड पे सेल्स एंड परचेजेस साथ में दे रखा है आपको, तो सेल्स क्या होता है क्रेडिट साइड पे आता है, तो 50,000 आपका रेवेन्यू है और 20,000 आपके क्या है परचेजेस है। ओके, अब देखो उसने कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको बोले हैं, यहाँ पे नहीं बोले, कुछ भी बोला है नहीं बोला। सो बेसिकली अब आप क्या एंट्री करोगे, आप क्या वर्किंग करोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी कितनी है 8,000। ओके, सो योर 8,000 इज योर ओपनिंग इन्वेंट्री। परचेजेस कितने हैं आपके 20,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको कितनी बोली थी 12,000। सो बेसिकली आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी हुई $16,000। सो $16,000 आपकी क्या हो गई कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई। चलो लेट्स मूव टू वर्किंग नंबर 5। देखो क्या है वर्किंग नंबर 5। अब क्या बोलता है क्वेश्चन, द बैलेंस ऑन द सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स द प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ 4,000 ऑर्डिनरी शेयर्स। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखो सस्पेंस अकाउंट में डेबिट पड़ा है कि क्रेडिट पड़ा है। ओके, सस्पेंस अकाउंट में पड़ा है क्रेडिट पड़ा है, कितने का 8,000 का क्रेडिट पड़ा है। ओके, अब क्वेश्चन ने क्या बोल रहा है कि ये सस्पेंस अकाउंट में जो है वो जो अमाउंट है 8,000 वो 4,000 ऑर्डिनरी शेयर्स हमने इशू करे हैं उसका है। 4,000 ऑर्डिनरी शेयर्स हमने इशू करे हैं उसका है, ठीक है। तो 4,000 क्या है, यहाँ पे 4,000 के आगे कोई आपको डॉलर साइन दिख रहा है नहीं। सो ये 4,000 जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स है। ये 4,000 क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स है। ये शेयर्स की वैल्यू नहीं है, ये नंबर ऑफ शेयर्स है। अच्छा, अब ऑर्डिनरी शेयर्स देखो, यहाँ पे ऑर्डिनरी शेयर्स कहीं पे है, हाँ, तो ऑर्डिनरी शेयर्स की जो नॉमिनल वैल्यू है, ये क्या है ऑर्डिनरी शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू, वो कितनी है 50 सेंट्स है। सो कितनी है 50 सेंट्स आपको दे रखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने
इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स आपके कितने बोले हैं आपको, 4000। दिस इज योर नंबर ऑफ शेयर्स 4000। अब तो शेयर कैपिटल आपका क्या होगा, शेयर कैपिटल में तो सिर्फ जो शेयर की नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू आती है वही आता है। सो 4000 को जब मैं इशू करूंगी, 50 सेंट्स बोला है मुझे, कितना बोला है, नॉमिनल वैल्यू उसकी 50 सेंट्स है, मतलब 0.5, तो कितना हुआ 2000। सो 2000 विल बिकम पार्ट ऑफ व्हाट, माय शेयर कैपिटल। ओके, सो 2000 विल बिकम पार्ट ऑफ माय व्हाट, शेयर कैपिटल। और मुझे सस्पेंस अकाउंट में क्या बोला है कि सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट पड़ा है 8000 का, तो इसका मतलब रिमेनिंग व्हाट, रिमेनिंग जो 6000 है वो क्या है, वो मेरा शेयर प्रीमियम है। वो क्या है, शेयर प्रीमियम। सो 4000 को अगर मैं इंटू करूं 1.5 से तो कितना हुआ, ये हो जाएगा मेरा 6000। सो दिस विल गो वेयर, टू माय शेयर प्रीमियम। अब ये मैंने 1.5 कैसे निकाला, देखो सिंपल है, 8000 उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है, और 4000 शेयर्स है। सो इसका मतलब हर शेयर कितने में इशू हुआ, $2 में इशू हुआ। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो उसकी नॉमिनल फेस वैल्यू है वो कितनी है, जो उसकी नॉमिनल फेस वैल्यू है, नॉमिनल या फेस वैल्यू कितनी है, वो बोल रहा है 50 सेंट्स है। क्लियरली वो मुझे बता रहा है ऑर्डिनरी शेयर्स 50 सेंट्स, राइट, तो वो तो उसकी नॉर्मली, तो बचा हुआ अगर 0.5 मेरा यहां यूटिलाइज हो जाता है तो इसका मतलब 1.5 क्या है, ये शेयर प्रीमियम है। मैंने प्रीमियम पे इशू करे अपने शेयर्स। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब इसकी एंट्री पास क्या होगी, क्योंकि वो सस्पेंस अकाउंट मुझे खत्म करना है, सस्पेंस अकाउंट को मुझे क्या करना है, खत्म करना है। तो अब कैसे खत्म करूंगी सस्पेंस अकाउंट को, मैं यहां पे डेबिट करूंगी अपना सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट मेरा क्या है, क्रेडिट है। सो सस्पेंस अकाउंट तो होगा डेबिट, और क्रेडिट होगा क्या, क्रेडिट होगा मेरा शेयर कैपिटल, ठीक है, और फिर क्रेडिट होगा मेरा शेयर प्रीमियम। सो $8000 तो मेरा यहां आ जाएगा, 2000 मेरा यहां आएगा, और 6000 मेरा यहां आएगा। देखो बैलेंस हो गए, हाँ हो गए बैलेंस, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले, अब हमें धीरे धीरे चलना है, एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन आइटम को लेंगे, और जैसे जैसे हम उस लाइन आइटम को कवर करते जा रहे हैं हम आगे टिक लगाते जाएंगे, ताकि हमें पता रहे कि हम इतना कर चुके हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद P&L एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। यहां पे लगा दो अपना $, क्योंकि हर लाइन आइटम के बाद आपको जब उसका अमाउंट लिख रहे हो तो बार बार में डॉलर नहीं लिखना, ओके, सब एक बार ऊपर डॉलर लिख दो। अब आ जाएगा यहाँ पे सबसे पहले आपका रेवेन्यू या फिर सेल्स, जो भी आपको लिखना है। अब कितनी है सेल्स आपकी, है 50,000 है, ओके, सो 50,000 आप यहाँ पे लिख दो। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप लेस करोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें आप परचेजेस लेस नहीं करोगे, आप क्या लेस करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स यहां पे कितनी है, हमने कंप्यूट करी थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने कंप्यूट करी थी वर्किंग नोट नंबर 4 में, कितनी 16,000। तो यहां पे आगे कॉस्ट ऑफ सेल्स वर्किंग नोट नंबर 4 लिख दो, ताकि जो आपका एग्जामिनर है, ये आपको वैसे अभी तो नहीं आएगा, पर आपका एग्जामिनर को रेफर तो करना ही पड़ेगा प्रीवियस आगे वाले फर्दर जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे, तो वहां तो आपको पूरा ऐसा प्रॉपर बनाना है, तो वहां वो रेफर करेगा, राइट। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स आप लिखोगे और लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 4, क्योंकि उसको पता होना चाहिए ना ये 16,000 आपने कंप्यूट कैसे किया, ये आपने लेस किया यहाँ पे। और फिर यहां पे आ जाएगा आपका क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। सो ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना होगा, 34,000। ओके, देन अब इसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दे रखी है और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दे रखा है, ठीक है। सो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 8,000 और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है कितने, 15,550। तो ये दोनों लिख दो। सो लेस करो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एंड देन आप लेस करोगे अपना एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। सो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी थी, 8,000 है, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितने हैं आपके, 15,550। ओके, अब इससे क्या आ जाता है आपका, इससे आ जाता है आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। ये आएगा आपका क्या, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। ये कितना होगा, ओके, सो ये आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आ रहा है $10,450। अब इसमें से आपको क्या लेस करना है,
और क्या क्या लेस करना है, देखो और क्या क्या एक्सपेंसेस हैं आपके। सो रिसीवेबल्स एंड पेबल्स जो है ये तो आपका पार्ट बनेगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल फाइनेंशियल पोजीशन का। फिर फंडामेंटल रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट, तो ये डालो एक तो, ठीक है। सो अब हम लेस करते हैं इसमें से फंडामेंटल रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट, जो कि कितनी है, फंडामेंटल रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट कितनी है 2400। ओके, फिर उसके बाद हमें लेस करना है, अब देखो और क्या क्या है, लेस भी करना हो सकता है, ऐड भी करना हो सकता है। कैश एंड बैंक, ये बनेगा पार्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, ये भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, ये भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। अब दे रखा है 10% लोन नोट्स। सो लोन नोट्स पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपने लोन ले रखा है, 10% के लोन नोट्स ले रखे, तो आपको उस पे इंटरेस्ट पे करना है। तो 8000 का जो है, सो 8000 इंटू इसका 10% कितना, $800। सो $800 का आपका क्या है, फाइनेंस कॉस्ट है। देखो कहीं पे दे रखा है, हाँ ये रहा, लोन नोट इंटरेस्ट पेड 800। सो अब आएगा यहां पे ये। सो लेस करो फाइनेंस कॉस्ट कितनी है आपकी, 800। अब इससे आपका क्या निकल के आ जाता है, अब आपका निकल के आ जाता है इससे नेट प्रॉफिट। अब देखो ये नेट प्रॉफिट आपका कितना हुआ। सो ये नेट प्रॉफिट आपका जो आ रहा है वो आ रहा है, सो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है आपका, बिफोर टैक्स। और ये कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है 7250। अब आपको इसमें से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा इनकम टैक्स। अब देखो इनकम टैक्स आपका कैसे क्या निकलेगा, अच्छा इनकम टैक्स जो है वो आपका कितना होगा, इनकम टैक्स आपका क्या होगा, हमने ऑलरेडी इसकी वर्किंग कर ली थी, इनकम टैक्स की हमने ऑलरेडी वर्किंग कर ली थी वर्किंग नोट नंबर 3 में। सो इसका मतलब इनकम टैक्स में आपका कितना आएगा 2500, कितना आएगा 2500। तो अब आप इनकम टैक्स लिखो, आगे लिखो वर्किंग नोट नंबर 3 और यहां पे लिखो 2500। अब आपका क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। सो दिस इज योर नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। सो ये कितना आएगा 4750। ओके, सो ये तो हमारा हो गया स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अब किसकी बारी आती है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की। तो अब आप यहां पे लिखो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जब आपने यहां पे लिखा, ओके, अब यहां पे आपका क्या पॉइंट आएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस। ये भी हम कर चुके हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 था, ये हमारा पहला पहला पॉइंट था, कितना था वो, तो ये हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 1 के हिसाब से 6000। सो बेसिकली अब आपका यहां तो दोनों का टोटल लिख लो, जो कि कितना होगा 10,750। ओके, सो ये तो बन गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ये बन गया हमारा व्हाट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ओके, अब लेट्स मूव फर्दर। अब हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो पहले हम क्या करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में क्या क्या आएगा, पहले हम वो देखते हैं। सो सबसे पहले यहां पर तो आएगा आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ओके, देन आएगा आपका, देखो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होता है, फिर इस ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के बाद क्या आपके पास कोई प्रेफरेंस शेयर्स हैं, पहले आपको ये देखने पड़ेंगे। तो हाँ, आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 10% इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी हैं आपके पास। तो अब इसका पॉइंट आएगा, तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, भाई उन प्रेफरेंस शेयर से हमें कितना कैपिटल मिला वो भी तो आएगा। फिर आएगा हमारा शेयर प्रीमियम, फिर आएगा हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस, फिर आएंगी हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स और यहां पर आएगा हमारा टोटल। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। क्या डेट आएगी, 1 जनवरी 2005। अब सबसे पहले देखो कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की क्या ओपनिंग वैल्यू है। सो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की ओपनिंग वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 8000, और 10% इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कितनी दे रखी है, 9000। सो 8000 एंड 9000। तो सबसे पहले तो ये दो चीजें आएंगी, और शेयर प्रीमियम की भी दे रखी है हमको 3000। सो 8000, 9000, 3000। ओके, तो पहले ये तीन चीजें लिखो। सो यहां पे आएगा 8000, 9000, शेयर प्रीमियम की भी दे रखी है 3000, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी इनफैक्ट हमको दे रखे थे 3000। सॉरी, ये मैंने रिवैल्यूएशन सरप्लस पर डाल दिया। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कहां किसका पार्ट है, रिटेन्ड अर्निंग्स का पार्ट है, तो ये भी हमको दे रखा है यहाँ पे 3000। ओके, अब
ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या फर्दर शेयर्स इशू करे? यस, ऑर्डिनरी शेयर्स हमने इशू करे थे, राइट। तो आप यहां पे सबसे पहले क्या करोगे वो लिख दो, शेयर्स इशूड, ठीक है। सो 2000 के हमने शेयर इशू करे थे और उस पे 6000 का क्या था? शेयर प्रीमियम था। ये हमारी जो वर्किंग नोट नंबर 5 है, ये आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। आप वर्किंग नोट नंबर 5 लिख लो यहाँ पे। देन उसके बाद क्या हमने रिवैल्यूएशन किया? यस, तो हमारे पास रिवैल्यूएशन गेन भी था 6000 का, तो वो इधर रिवैल्यूएशन गेन में आ जाएगा। यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, ठीक है, ओके। देन इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ? सो नेट प्रॉफिट हुआ हमारा जो कहां ऐड होगा? यहां पे रिटेन्ड अर्निंग्स में। कितना था वो? 4750। फिर क्या ड्यूरिंग द ईयर हमने डिविडेंड पे किया? यस, हमने डिविडेंड भी पे किया, तो लेस करेंगे हम डिविडेंड पेड। अब क्वेश्चन ने क्लियरली हमें बता रखा है कि हमने कितना डिविडेंड पे किया है। चलो अब देखते हैं कितना डिविडेंड पे किया हमने। सो हमने डिविडेंड पे किया, सो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स तो हमने कवर कर लिया, ठीक है। ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस थे, तो हमने ये सारे कवर कर लिए। अब डिविडेंड हमने प्रेफरेंस डिविडेंड कितना पे किया? 900, और इंटरिम ऑर्डिनरी डिविडेंड हमने कितना पे किया? 1600। सो बेसिकली जितना हमने पे कर दिया उतना तो उसने हमें ट्रायल बैलेंस में दे दिया। और इसने क्या बोला कि जो हमने प्रपोज किया, तो प्रपोज को हम सिर्फ डिस्क्लोज ही करते हैं, जब तक वो पे नहीं होता वो नहीं पार्ट बनता स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का, ना ही वो पार्ट बनता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। ओके, सो हमने 1600 और 900 ये दोनों प्रेफरेंस डिविडेंड पे किए, प्रेफरेंस डिविडेंड और इंटरिम ऑर्डिनरी डिविडेंड। तो अब इन दोनों को भी टिक कर लो क्योंकि ये दोनों हम वहां कंसिडर करने वाले हैं। सो कितना हुआ? 900 एंड 1600, 2500 ये हमने पे किया, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब इन सब का टोटल कर लो और यहां पे भी टोटल आना चाहिए, तो यहां टोटल होगा 23,000, देन 6 + 2 होगा 8,000, देन होगा 6,000, देन यहां तो कुछ था ही नहीं और यहां पे भी इसके लिए कुछ नहीं है। सो ये हो जाएगा 4,7,5,000 और 2,500। ओके, मीनवाइल हमें इनका भी टोटल करना है। ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 9,000, ये हो जाएगा 9,000, ये 6,000, ये 3, ये आएगा हमारा 5250 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 39,250। ओके, सो ये हो गया। अब यही एग्जैक्ट वैल्यूज आपकी कहां होनी चाहिए? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की इक्विटी वाला जो पार्ट है वहां पे आपकी ये सेम वैल्यूज होनी चाहिए। ओके, चलो अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद एसेट्स। ओके, एसेट्स में सबसे पहले क्या आएगा? करंट एसेट आएगा। करंट एसेट में क्या क्या आएगा? रिसीवेबल्स आएगा। तो देख लो रिसीवेबल्स की क्या वैल्यू है। सो रिसीवेबल्स ये रहा। सो रिसीवेबल्स एंड पेबल्स, तो रिसीवेबल्स है हमारा 10,000। तो रिसीवेबल्स का क्या नेचर होता है? डेबिट होता है, तो उसका डेबिट साइड पे उसका अमाउंट होएगा 10,000। फिर हमको क्या दे रखा है? कैश एट बैंक भी दे रखा है, ये रहा। सो रिसीवेबल्स और कैश एट बैंक 10,000 एंड 7,250। अब ये दोनों आएंगे। सो रिसीवेबल्स कितने थे? 10,000। अब मान लो अगर कोई अलाउंस फॉर रिसीवेबल अगर हमको क्वेश्चन ने दे रखा होता तो हम उसको माइनस करके यहां पर दिखाते। ओके, देन हमें कैश दे रखा है कितना? 7,250 का। सो आई थिंक रिसीवेबल्स हमारे पास करंट एसेट्स में तो सिर्फ यही दो हैं। नहीं, हमारे पास इनफैक्ट इन्वेंट्री भी तो है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी तो थी हमारे पास। कितनी? 12,000 की, तो वो भी तो आएगी। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गया 12,000। ओके, सो दिस वाज करंट एसेट। अब हम आ जाते हैं हमारे नॉन करंट एसेट में। नॉन करंट एसेट में हमको सिर्फ दे रखा था कि नॉन करंट एसेट एट कैरिंग वैल्यू, तो लिख दो बस नॉन करंट एसेट एट कैरिंग वैल्यू। वो कितनी थी? वो हमारी 41 हो गई। क्यों? आफ्टर दैट वर्किंग, तो वर्किंग नोट नंबर 1 लिख लो। इन्वेंट्री का क्या था? आई थिंक इन्वेंट्री का भी कुछ था, वर्किंग नोट नंबर 4। ठीक है, अब टोटल हमारी एसेट्स की कितनी वैल्यू हो गई वो लिख लो यहाँ पे। सो अगर मैं टोटल बात करूं तो मेरी एसेट्स की वैल्यू आती है 70,250। ओके, अब आ जाते हैं हम हमारी लाइबिलिटीज में। सो लाइबिलिटीज में मेरे पास सबसे पहला क्या है? करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी में क्या था मेरे पास? देखो चेक करो, यहाँ पे पेबल्स आएगा एक तो, जो कि जिसकी वैल्यू है 20,000। तो ठीक है, पेबल्स मैंने कवर कर लिया। और कुछ आ रहा है इसके अलावा? हाँ, इसके अलावा होगा टैक्स पेबल।
ये हमने वर्किंग भी तो करी थी, इसने हमें क्वेश्चन ने बोला था ना यहाँ पे कि हमें टैक्स पे करना है, तो हमारा इस साल का इतना, तो हमने ये एंट्री भी पास करी थी टैक्स पे करने की, राइट। सो 3000 की टैक्स पे भी करना है, भूल मत जाना। वर्किंग्स को दोनों साइड पे कवर करना है, ध्यान रखना। अगर वो पीएनएल में भी कवर हो रहा है तो उसका एक पार्ट कहाँ जा रहा है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी तो जा रहा है, तो प्लीज उसको कब भूलना मत, करना है आपको। सो करंट लाइबिलिटीज में एक तो आ जाएगा आपका क्या, ट्रेड पेबल आ जाएगा, एक आपका आ जाएगा ट्रेड पेबल जिसकी वैल्यू कितनी है 20,000 है, ओके। एंड देन उसके बाद आपके पास क्या है, टैक्स पेबल। सो टैक्स पेबल की कितनी वैल्यू है, टैक्स पेबल की वैल्यू आई थी हमारी 3000, राइट, ओके। अब फिर हम आ जाते हैं हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज में। नॉन करंट लाइबिलिटीज में देखते हैं अब हमारे पास क्या है। सो नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास शायद बस एक ही चीज थी, 10% लोन नोट्स 8000 के, राइट। तो ये हमें ऐड करना है, तो ये ऐड कर लो। यहां पे लिख दो 10% लोन नोट्स, कितने हुए 8000, तो इन सब का टोटल कितना हुआ 41,000। अब आ जाते हैं इक्विटी पे। ठीक है, अब हम यहां पे बना लेते हैं अपना इक्विटी साइड। ठीक है, अब इक्विटी में क्या क्या आता है, इक्विटी में एक तो आएगा शेयर कैपिटल, ठीक है, फिर आएगा शेयर प्रीमियम। अगर मान लो आपको क्वेश्चन ने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाने को नहीं बोला, तो वो जितनी भी वर्किंग थी वो आपको यहीं पर करनी पड़ेगी, राइट, वो आपको यहीं पे करके दिखानी पड़ेगी, ओके। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, फिर आ जाएगा आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स, हमारे पास प्रेफरेंस, ये तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, हमारे पास क्वेश्चन में इस बार इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, तो उसकी वैल्यू भी तो आएगी। सो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की आफ्टर इशूइंग फर्दर शेयर्स कितनी वैल्यू थी, 8000 ऑलरेडी थी और 2000 के किए थे, तो कितनी थी उसकी वैल्यू, यहां पे हमने किया था 10,000। फिर प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास 9,000 थे, उसमें ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंज नहीं हुए। शेयर प्रीमियम यस में चेंज हुए, 3,000 पहले से थे और 6,000 का हमने क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इशू किए थे, तो उसके साथ हमने जो एक्स्ट्रा 1.5 $1.5 पर शेयर पे लिया था, राइट, तो वो आ जाएगा, कितना हुआ ये 3 + 6 9। तो अगर आपको ये नहीं बनाने को दे रखा तो आपको खुद करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस 6,000 हो गया और रिटेन्ड अर्निंग्स हमारी कितनी थी, ये सब मिला के 5250। अब इसका टोटल कितना है, अब इसका टोटल है 39,250, ठीक है, और इसका टोटल यहां पे कितना आ रहा था, सॉरी इसका टोटल एक्चुअली में 41,000 नहीं है, इसका टोटल है 31,000। सो नाउ व्हेन आई ऐड 31,000 विथ 39,250 तो मेरा कितना आता है। अब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड इक्विटी मेरा कितना आ रहा है, टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड इक्विटी मेरा आ रहा है 70,250। ये मेरा कैसे बना, मैंने दोनों ऐड किए इसमें, एक तो 31,000 और एक मैंने इसमें 39,250 ऐड किया, तो ये मेरा कितना आ गया 70,250। सो नाउ दिस 70,250 इज मैचिंग विथ दिस एसेट का टोटल। तो देखो एसेट का टोटल किससे मैच कर रहा है, टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। तो ये यहाँ पे मेरे खत्म हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इससे ये पता चला कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही बना है। बट मान लो अगर वो नहीं, अगर ये दोनों मैच नहीं करते, तो इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं गलती करी है अकाउंटिंग करने में। सो नाउ देन आई नीड टू रेक्टिफाई इट, ओके। बट इसलिए कोशिश करो कि पहले वर्किंग्स बनाओ, फिर वर्किंग्स को प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेट करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। बच्चे क्या करते हैं, वर्किंग तो कर लेते हैं पर भूल जाते हैं उनको इनकॉर्पोरेट करना, राइट। सो अब आपको ये ध्यान रखना है, ओके। सो अब इस लेक्चर में मैं ये लेक्चर अभी यही खत्म करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाऊंगी। मीनवाइल आप कापलान का एक इलस्ट्रेशन है वो खुद ट्राई कीजिए, वो खुद ट्राई कीजिए, और फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज डू लेट मी नो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाऊंगी एंड देन उसके बाद हम कापलान के जो एग्जाम किट के क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, गुड डे।